today we have Anurag sir with us. Welcome Anurag sir. And जब हम proceed करेंगे इस podcast के साथ, I'll give you, I think आपको इंट्रोडक्शन धीरे धीरे बहुत अच्छे से पता लगेगा. एंड ही हैज़ डन हिज पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIM Ahmedabad, which is a very prestigious university. I think everyone knows about it. And again, he is a very, very fine counselor. Very fine counselor. I think today I will also get some counseling session with him. So let's start. So welcome sir. Thank you ma'am. Thank you very much. Sir, I just wanted to know about the soft skills which you always talk about and as a counselor I think बहुत important होता है. बहुत important है. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब कॉलेज में जाते हैं तो उनको दो प्रकार की एजुकेशन मिलती है. वन इज़ कॉल्ड एकेडमिक एजुकेशन और दूसरी होती है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं कि एकेडमिक बेस्ड विल गेट यू अ जॉब, बट वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है वो आपको सक्सेस दिलाएगी, हाई रैंक्स मिलेंगे. उसमें टू इंटरप्ट जी नहीं, प्लीज. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आज की डेट में एक प्रोग्राम चलता है SEL, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट. सो इज दिस समवॉट लाइक ऐसा कुछ ही है? कुछ हद तक नॉट ओनली सोशल एंड इमोशनल, देयर आर सर्टन थिंग्स, जैसे कि अब स्टूडेंट यंग माइंड को यही नहीं मालूम है कि एटीट्यूड क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, गोल सेटिंग क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इतने सारे होते हैं. दिस इज टू मच. हाँ. लेकिन ये अगर वो एकेडमी के साथ धीरे धीरे करे तो एक दिन उसको लगेगा कि मेरे पास वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी है और एकेडमिक वाली भी है. तो डू यू थिंक एनी स्कूल इन कानपुर हु इज वर्किंग ऑन इट? दे आर डूइंग इट बट दे डोंट हैव गॉट अ एग्जैक्ट प्रोग्राम जो चाहिए होता है. जैसे बहुत से रेस्टोरेंट्स खाना बना लेते हैं, लेकिन एक होता है स्पेसिफिक रेसिपी पे काम करता है कि यही रेसिपी रहेगी, यही इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, यही टेस्ट आएगा. तो स्कूल कॉलेज रैंडमली इसको सेकेंडरी लेते हैं, फर्स्ट नहीं. फर्स्ट वो एकेडमिक्स को लेते हैं, इंग्लिश, ग्रामर, साइंस, BTech, M.Tech, ये चीज़ों को वो पहले लेते हैं. ये जो आपकी पर्सनैलिटी के हिडन एस्पेक्ट्स हैं, अब आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप PhD भी हैं, आपकी बातचीत में वो दम नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है. और गांव का आदमी है, उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन वो बहुत तहजीब से बात करेगा. अभी आई गॉट एन एक्सपीरियंस, तो उसमें देयर वर वुमेन जी और कोई एजुकेशन सर फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी. दे ओनली न्यू अबाउट देयर प्रोडक्ट, जो था अचार, पापड़, देयर ज्वार का आटा एंड एवरीथिंग. बट इन फ्रंट ऑफ DM व्हेन आई वाज सिटिंग इन दैट रूम, दे वर सो कॉन्फिडेंट विद देयर प्रोडक्ट. तो मेरे को वहाँ से लगा कि दिस इज हाउ इट शुड बी, कि आपको कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी चीज ना बेच सकें. बिल्कुल सही है. और ये वहाँ से आता है. हाँ, और ये इसलिए होता है कि उन्होंने कोई सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग नहीं ली है, ऑब्वियसली, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाया है, मेहनत की है उसके पीछे, तो अंदर से आ जाता है. उनको अपना प्रोडक्ट अपना चाइल्ड लगता है और उसको प्रमोट करने में उन्हें बिल्कुल लिहाज नहीं है. दिस इज गॉड गिवन, ये चीज. और वहाँ पे आई थिंक सर 50 थी, एंड आउट ऑफ 50 आई मीन मेरे को एक भी ऐसी नहीं लगी जिनको छोड़ना चाहिए. बताइए. दे वर ऑल सो गुड इनटू इट. एंड यहाँ कानपुर पे आप जब बता रहे हो कि ये सारे अभी दे आर वर्किंग ऑन इट स्टिल. और हम जब बात करते हैं कि जैसे अभी मेरे आपसे ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि एक बच्चा हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं. One has become an engineer, now he is an author, and he excelled into it. One is a very good doctor, now he is an IAS, now he is a very good singer. तो उसने पास्ट जो अपनी लाइफ में किया, ऑब्वियसली ही टुक एन एक्सपीरियंस, बट आई थिंक अगर वो वहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड होता तो ज़्यादा अच्छा होता. तो व्हाट पॉइंटर्स यू शुड, मतलब लाइक यू शुड गिव टू द पेरेंट्स थ्रू दिस मीडियम कि वो कंफ्यूज ना हो. सी, एक हमारे यहाँ एक वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव रेज्ड कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. एक्चुअली में हम जब पेरेंट्स बन जाते हैं तो उनके पास कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं होता है. बिल्कुल. आई मीन आई टू फील मेनी अ टाइम्स कि वेदर शुड आई हिट अ चाइल्ड और वेदर शुड आई गो, मतलब ओल्ड पेरेंटिंग वे में या सॉफ्ट पेरेंटिंग में. आई एम हाईली कंफ्यूज मेनी अ टाइम्स. ओके, द बेस्ट वे इज कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं
तो बच्चे की वैल्यू सिस्टम वही बनाएंगे, पेरेंट्स नहीं बना पाते। इट्स नेचुरल। बच्चे को रामायण महाभारत की कहानियां दादा दादी सुनाएंगे क्योंकि वो रिटायर्ड है, पेरेंट्स नहीं है, एक्टिव है, मदर हाउसवाइफ है मान लीजिए, या प्रोफेशनल है। तो जो वैल्यू सिस्टम है, पूरा रामायण क्या है, क्या कहानियां हैं उसकी, वो कैरेक्टर्स को लेके उस बच्चे के दिमाग पर बड़ा असर पड़ता है कि हनुमान जी कौन थे, राम ने क्यों 14 वर्ष का। तो ये जो एक्चुअली में पेरेंटिंग जो होनी चाहिए, मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि जब हो तो आप शुरू के 8-10 साल अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी दादा दादी, तो आप उनको हैंड ओवर कर दो। सिर्फ एकेडमिक पार्ट्स देखो कि पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई पे भी लोड मत डालो। आजकल जो 90.5 96 वो बिल्कुल मत डालो। सिंपल ये देखो कि उसकी कॉमन सेंस काम कर रहा है, वो एकेडमिकली ठीक चल रहा है, रेस में पीछे भी नहीं है और बहुत आगे भी नहीं है। क्योंकि एक कोटेशन है कि स्कूल टॉपर्स आर लाइफ फ्लॉपर्स। जो स्कूल के टॉपर्स होते हैं वो लाइफ में फ्लॉप कर होते हैं, और जो लाइफ में बेचारे एवरेज होते हैं वो बहुत आगे होते हैं। सर, आई ट्रूली अग्री टू योर स्टेटमेंट बिकॉज मेरे खुद के जो क्लासमेट्स हैं, आई हैव सीन देम, जो बैक बेंचर्स हैं आज की डेट में, दे आर एंटरप्रेन्योर्स एंड दे आर डूइंग सो गुड, सो वेल। और जो बहुत टॉप रैंकिंग पे आते थे कॉलेजेस में, दे आर डूइंग 9 to 5 का एकदम बस जॉब वैसा, एंड दे आर हाईली फ्रस्ट्रेटेड। यस, इट हैपेंस, इट क्रिएट्स स्ट्रेस, लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छे पेरेंट्स के लिए मैं 4-5-6 चीज़ें बताना चाहूँगा शॉर्ट में। तो पहला तो है कि यू शुड गिव अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या लगता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं फैमिलीज में जाता हूँ तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं बेटा ABCD सुनाओ, ये कराओ, वो करके दिखाओ, उछल के दिखाओ। व्हाट आर यू डूइंग? आप उसे ट्रेन कर रहे हो। ट्रेन्स तो एनिमल्स को दी जाती है, इसको तो लर्निंग सिखाओ। गिव हिम, बेटा आप गिनती सुनाओ, नहीं भी सुना पाओगे कोई बात नहीं, स्टिल आई लव यू। तो आई ऑलवेज से अनकंडीशनल लव। अगर वो बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है कि गिव एंड टेक है, मम्मी डैडी मुझसे गिव एंड टेक कर रहे हैं, गिव दिस टेक दिस। आजकल के बच्चे तो सर और इंटेलिजेंट हो गए हैं। सेकेंड थिंग इज हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन। जो बच्चा है 4 साल का, उसके साथ वैसे बातचीत करिए। 10 का है, 12 का है, 14 का है, 16 का है, उसके साथ आप हर लेवल पे, उस लेवल पे बैठ के आप टॉक करिए, कम्युनिकेशन। ये नहीं कि यू आर अ ग्रोन अप मदर और वो बेचारा अभी 4 साल का है, वो आपसे दिन में 20 क्वेश्चन पूछेगा जिससे आप इरिटेट हो जाएंगी, और आप आंसर नहीं देंगे तो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे उसके। कि दिस वाज नॉट टोल्ड। सपोज उसने कहा मम्मी हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपने कह दिया पेरेंट्स के अभी जाओ बाद में आना, तो अब वो डाउट कर रहा है कि मम्मी को नहीं आता है या बताना नहीं चाह रही हैं, और उसका क्वेश्चन अनआंसर्ड रहा। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड काउंसलिंग इज़ कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। हस्बैंड वाइफ में भी जब मतभेद होते हैं तो काउंसलिंग होती है कि लिसनिंग पार्ट बहुत कम हो गया होता है। तो जो मेरा सेकंड पार्ट है कि कम्युनिकेशन। जी आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं बोल रही हूँ कम्युनिकेशन, आजकल पेशेंस कम है ही नहीं, बिल्कुल टाइम ही नहीं है। मैंने कभी, मेरे फ्रेंड हैं वो कह रहे थे यार मैंने अपने बच्चे को ऐसे बढ़ते हुए देखा है, ऐसे नहीं देखा है। मतलब he missed that part कि मैं जब जाता हूँ सुबह तो वो सो रहा होता है, सुबह 7 बजे ड्यूटी पे, और शाम को जब आता हूँ तब भी वो सो ही रहा होता है। तो हो नहीं पाता, और संडे को मेरे बहुत से काम होते हैं, तो ये गलत हो रहा है। आप देखिए फिल्म एक्ट्रेसेस को मैं बताऊंगा, वो जब फर्स्ट चाइल्ड आता है वो दे टेक हॉलीडेज, 4-5 साल वो कुछ नहीं करती हैं। ऐश्वर्या ने, किसी को भी ले लीजिए, क्योंकि दे नो कि बच्चे को शुरू के 4-5 साल बहुत ज़रूरी होते हैं। कहते हैं ऐसा कि एक जो 4 साल या 5 साल का बच्चा है वो दिन में करीब 150 क्वेश्चन पूछता है, और माँ बाप किसी आ जाते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, वो सही है। बट जिनके सर 2-2 3-3 हो, वो तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरा है कि बच्चे के सामने आप रोल मॉडल बनिए। डोंट बिकम अ पर्सन जो आप उसको बोलो बेटा सच बोलना ज़रूरी है, वो कभी नहीं सीखेगा। अगर आप घर में सच बोलोगी तो वो सीखेगा। बिल्कुल। हम लोग जो कहते हैं ना कि बच्चे को आप जो सिखाना चाहते हो वो करना शुरू कर दो, वो आपको सुन के कम सीखेगा, आपको करते हुए देखते हुए बहुत सीखेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई से बी अ परफेक्ट रोल मॉडल, क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चा आप उसे कह रहे हो चोरी मत करो और आप खुद गलती कर रहे हो कोई काम ऐसा, उसका भी वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है आपकी।
आप कह कुछ रही हो, कर कुछ रही हो, आप जो कर रही हो व्हाट यू आर प्रीचिंग प्रैक्टिस, तो उसको जल्दी समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है अनदर पॉइंट कि बच्चे की इंडिपेंडेंस पे अटैक मत करिए। कभी भी उसकी इंडिपेंडेंस है, उसका खेलने का मन है, सेट रूल्स। आई एम नॉट सेइंग उसको हर वक्त ही खेलने के लिए करिए, बट उसकी इंडिपेंडेंस आप काटते जा रहे हैं। वो कल को ये ना कहे कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बुलाया है, मैं मम्मी आप ज़रा बात कर लो उनको, तो मतलब उसको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि अगर ठीक लग रहा है तो जाओ, नहीं लग रहा है तो मत जाओ। दैट इज़ वन थिंग। उसकी सेल्फ एस्टीम पर बहुत काम करिए। उसको कभी ये मत महसूस करने दीजिए कि बेटा तुम गलती कर दी है, तुमने ये कर दिया। हम लोग अनजाने में करते हैं, डांटते हैं। आज के लोग में जब लोग कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे मुंगरी से मारा, झाड़ू से मारा, तब मैं आज इतना महान बना हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं महान तो नहीं बना, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मारा नहीं मुझे। क्योंकि वॉयलेंस इज़ नेवर एन आंसर टू एनी सिचुएशन। जो बात ज़बान में दम है वो डंडा और मुंगरी उंगरी में दम नहीं है। बच्चा आपकी बात को समझेगा और उससे ज़्यादा आपके एक्शंस को समझेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं कहता हूँ स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं चाहूँगा कि टाइम निकालिए, उनको महसूस कराइए कि आप जो खेल खेल रहे हो, कैरम बोर्ड है कोई, उसमें आप बिल्कुल उसके कॉम्पिटिटिव हो। ये नहीं कि तुम खेलो मैं आ रही हूँ मैं ये हो, तो समझेगा यू आर नॉट, या वो कोई कहानी सुना रहा है तो बी अ वेरी गुड लिसनर। उसको ये फीलिंग बताओ कि आई एम लिसनिंग टू यू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो सीरियसनेस समझेगा उस चीज़ की। तो क्वालिटी टाइम बहुत है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, इमोशनल इंटेलिजेंस उनको बहुत जल्दी से समझाना शुरू कर देना चाहिए। नॉट बिकॉज कि जब वो बड़ा हो जाए, बचपन में ही दुख और सुख बराबर हैं, अमीरी गरीबी बराबर हैं और गोरा काला बराबर हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। वो कभी ये नहीं महसूस करेगा ओ शी इज़ ब्लैक आई एम वाइट, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वी आर कंपैटिबल। तो ये अगर इमोशनल इंटेलिजेंस उसको आ गई, मेच्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू मेच्योरिटी। बच्चे को जितनी जल्दी आप मेच्योर्ड कर देंगे उतनी जल्दी वो ज़िंदगी में अपने फैसले खुद अच्छे लेगा, उसको डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो वेल ट्रेंड प्रोग्राम से आया है। बट चांस की बात है, पेरेंट्स को मैनुअल तो मिलता नहीं है कि जब तुम माँ बाप बनने जा रहे हो तो डे 1 ये, डे 2 3, डे 4 ये कुछ तो नहीं मिलता है। इट कम्स लाइक बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के साथ चीज़ें होती हैं और उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आपकी गाली वो यूज़ कर सीख रहा है इनडायरेक्टली, आपके चॉइस ऑफ वर्ड वो सीख रहा है, आपका एंगर मैनेजमेंट वो सीख रहा है इनडायरेक्टली, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर देगा छोटे भाई बहनों, दोस्तों पे या पड़ोसियों पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ में होता है मतभेद होता है, लेकिन बच्चों के लिए बेटा जस्ट इसके सामने बात नहीं करनी है, क्योंकि आपका एक शब्द, मेरा एक कपल है वो आए थे काउंसलिंग में, तो हस्बैंड ने आके मुझसे कहा सर कि ये अपनी माँ की बहुत बात मानता है, मेरी नहीं मानता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा बताओ हिस्ट्री अपनी, तो बताया। तो मैंने कहा तुमने उसके साथ क्वालिटी टाइम कब स्पेंड किया? बोलता नहीं करता। तो हमने कहा मदर करती है, कैसे बात मानेगा? मदर करती है। तो उसने मदर के अंदर एक फ्रेंड ढूंढ लिया, उनके साथ वो कनेक्ट होता है, अपनी प्रॉब्लम सोल्यूशन मदर करती हैं। अब तुम वो पीरियड खो चुके हो, अब चाहते हो कि तुमको भी वो लव करे, रिस्पेक्ट दे, वो यू हैव लॉस्ट दैट मैच। अब वो नहीं हो सकता, एक बार जब भी चला जाता है अब नहीं आएगा, अब वो नहीं आएगा। अब उसकी उसी फाउंडेशन पे और बॉन्डिंग अच्छी होती जा रही है। वही सोचता है कि मदर इज समथिंग, डैडी इज जस्ट रेवेन्यू अर्नर। बहुत लेटर जाके जब वो खुद फादर बनेगा तब वो समझेगा कि फादर वॉज द मेन ब्रेड अर्नर, मदर वॉज जस्ट अ कुक, तब वो समझेगा। बट दैट टाइम यू हैव, और उसी वक्त जाके कॉन्फ्लिक्ट होता है। बाबूजी आप मेरी बात नहीं समझते। बेटा तुम नहीं समझते मेरी बात। नहीं बाबूजी आप हर वक्त ये नहीं बेटा। तो अगर आप गहराई से देखेंगे तो एक जनरेशन गैप नहीं है, अपब्रिंगिंग गैप था। इट वॉज नॉट अ जनरेशन गैप, इट वॉज अपब्रिंगिंग। आपने उसको जैसी ब्रिंगिंग करनी चाहिए थी वैसे की नहीं, जैसा बीज बोया फल वैसे ही आ रहे हैं आपको। तो आप फलों को दोष मत दीजिए, आपने जो बीज बोया था वो इम्पोर्टेंट।
लाइक आपके जो मैंने अभी सुना, जितना सुना, देखिए 2-3 चीज़ें जो हैं आज की मॉडर्न डे लाइफ में, इट इज़ नॉट देयर। यस, 1-2 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगी। फॉर एग्जांपल आपने बोला नाना नानी दादा दादी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आई थिंक आजकल जॉइंट फैमिली का कोई कंसेप्ट ही हाँ, नहीं बचा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट, सही, बिल्कुल सही। मदर इज वर्किंग, father is working, the child is on IRG, driver, मेड ड्राइवर, they Security have guard, just given a peon. product कि हमें मम्मी पापा बनना था, हम बन गए हैं, and this is brutal truth. Yes. I mean this is the modern era. hardcore Yes. reality. Yes, I agree. नानू नानी at their age of 60s, they are having diabetes, BP issue and other things which they are coping with. Nanu nani on the other hand side, they are coping with their own issues. Many a times I have seen कि they tell कि हमारी भी तो लाइफ है, पहले अपने बच्चे करो, फिर इनके बच्चे को करो, where I have gone. So वो भी एक contradiction है. Yes, It's yes, there. yes. I mean when I'm speaking तो मेरे को लगता है कि ये मेरे पास जो कुछ personal issues आए थे, तो I'm just speaking them only. Yeah, it happens. Personal life often reflects in your talks and all that. It happens. So you know, what is the solution, sir? I always tell my students and young minds, if there is one problem, then there are 10 solutions. Yes. One problem has got 10 solutions. Only if you have got a peace of mind, cool-headed, properly you are analyzing the situation and you are addressing the problem, then you can design the solutions. Okay. आप अब शुरू में अगर आपने अपने डैड मतलब दादा दादी की इम्पोर्टेंस अपने से ज़्यादा रखी होती तो बच्चा आपसे नहीं सीखता, दादा दादी से बहुत सीखता। और दादा दादी को भी अनअटेंडेड लव मिलता। आप उस वक्त उसको ले जाके छोड़ते हो कि हम ऑफिस जा रहे हैं, इसको प्लीज़ केक कर लेना, तो आप उसको दादा दादी का एक मेड का रोल प्ले करवा रहे हो, नॉट दादा दादी का टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। आइडियली क्या है, आपको शुरू से बच्चा, पहले देखिए जब होता था, जब मैं पैदा हुआ था मुझे याद है कि मेरे डैडी को 11 बजे मैं पैदा हुआ था, शाम को 6 बजे मैं उनकी गोद में आया था। और उसका रीज़न क्या था, दादा दादी ने छोड़ा ही नहीं। फिर चाचा चाची लग गए, फिर ताऊ जी लग गए, फिर ननियाल के साइड लग गए। शाम को मेरे डैडी बता रहे थे कि एट 6 o'clock आई वॉज एबल टू सी यू यार। आई सेड व्हाई लेट, आपने इतना लेट क्यों? बोले टाइम ही नहीं मिला कि इतना वो रहा। और मेरे ऊपर इम्पैक्ट दादा दादी का बहुत रहा है, और वो मैं चाहता हूँ, वही देखिए एक लाइफ का एक प्रिंसिपल है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच एंड प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। सो अगर डैडी मम्मी हैं किसी के लाइफ, तो अपने बच्चे को शुरू के 3-4-5 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद वो उनके पास टाइम नहीं होगा, प्रॉब्लम्स होंगी वो या गुजर जाएंगे वो, लेकिन आपके बच्चे की फाउंडेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। आज आप बच्चे को बताए, आज मैं बच्चों से बात करता हूँ कि रामचंद्र जी कौन थे, तो उनको बड़ा डिफ़िकल्टी होती है, कैरेक्टर बताते हैं कि रामायण में एक कैरेक्टर है, बट एग्जैक्टली क्या थे वो नहीं है, क्योंकि वैल्यू सिस्टम ख़त्म हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ ख़त्म हो रही है। दिस इज़ एब्सोल्युटली प्रॉब्लम। बट यहाँ मैं थोड़ा सा होप जो देखता हूँ कि साइकिल रिवर्स होती है। नोएडा, गुड़गांव, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद के पेरेंट्स को समझ में आने लगा है कि यार बच्चे की अपब्रिंगिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी अर्निंग, तो वो उस चीज़ को करना शुरू करें। तो साइकिल रिवर्स हो रही है, टाइम लगेगा, फिर से पेरेंट्स को बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, लव मिलेगी, उनकी 50th एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। ये आ रहे हैं फेजेस, इट टेक्स टाइम, सोसाइटी को टाइम लगता है। और न्यूक्लियर फैमिली के लिए क्या सजेस्ट करते हैं सर आप, हाउ टू गो विद, कि एक बैंगलोर में रह रहा है कपल, या एक कपल रह रहा है केरला में, नाना नानी नॉर्थ इंडिया में, दादा दादी नॉर्थ इंडिया में, और जो वो कर रहे हैं बोथ आर वर्किंग, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? सॉल्यूशन इसका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनमेंट, कम पैसे में जीना शुरू करो, अपनी वांट्स कम करो, अपनी वांट्स कम करो, मतलब तुम किसी जितना एक को। बिल्कुल, मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ अपने लेक्चर्स में कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं है, एक ये है। और एक इससे भी इम्पोर्टेंट है जो मेरा पेटेंट है कि अगर सही ढंग से पैसा खर्च करना आ जाए तो कम पैसे में भी अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है। बिल्कुल। अब तुम बैंगलोर में हो, तुम अपना एप्पल का और ये अपनी लाइफस्टाइल हो, वाइफ तुम्हारी कहीं है, बच्चा कहीं है, सब गड़बड़ हो रहा है, इसका तुमको आगे जाके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, अभी यू आर हैप्पी, बट आएंगे। तो उससे अच्छा है कि जो एक्चुअली में हमारी समाज की व्यवस्था है
उसको बिगाड़िए उसको बिगाड़िए मत। अगर आप समाज की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, पूरा इंडियन वैल्यू सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। एक कोटेशन है बहुत अच्छी कि 1962 में एक डॉक्टर दत्तोपंत टेंगाड़ी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था 1962 में कि इंडिया शुड गो फॉर मॉडर्नाइजेशन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। मतलब आई थिंक आगे वाला पार्ट दे हैव हर्ड इट, पीछे का पार्ट बिल्कुल ही भूल गए कि हम वेस्टर्नाइज ज़्यादा करेंगे। उन्होंने कितना बड़ा विजनरी स्टेटमेंट था कि भारत को मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए विद द वर्ल्ड टू कॉम्पिटेट ग्लोबल मार्केट, बट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। और वेस्टर्नाइजेशन का इतना हो गया है कि माता पिता के पैर, मैं तो कहीं पैर छूते हुए देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि यार ये थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ये प्रथा आज तक है, नहीं तो ये तो विलुप्त हो जाएगी थोड़े दिनों में। जैसे डायनासोर चले गए हैं तो ऐसे ही पैर छूना तो होगा नहीं, आजकल घुटनों तक छूते हैं। हाँ अब ये आ रहा है। यस, ये हमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर धीरे धीरे आ रहा है, स्पीड स्लो है, इट इज कमिंग बैक, इट्स कमिंग बैक। एंड वन मोर थिंग, लाइक आपने सर उसके लिए भी बोला कि कंटेनमेंट होना चाहिए। इसको थोड़ा सा कंटेनमेंट मतलब आप अपनी वांट्स कम करो, चीज़ें थोड़ी कम करो। इसमें मैंने देखा है क्या, जो मॉडर्न ट्रेडिशन चल रहा है, दैट एक क्लास के बाद बच्चा घर आया, दे हैड देयर लंच, उसके बाद आई एम टेलिंग यू जो सिनेरियो चल रहा है कि टीवी स्क्रीन कट करने का टाइम उसको अलग अलग क्लासेस में, पहले ड्राइवर आया जी यहाँ ले जाएंगे, वहाँ से 1 घंटे के, उसके बाद फिर दूसरी क्लास, फिर वहाँ से बच्चा रात में 8 बजे तक आ रहा है, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आ रहा है। डू यू थिंक दिस इज़ एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन वेयर मदर ऑल्सो कैन गो एंड वर्क? बच्चा भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, भाई जिन भी टीचर्स के साथ जा रहा है, जो भी कर रहा है। डू यू थिंक इट इज़ अ सोल्यूशन, इट इज़ अ राइट सोल्यूशन और इट इज़ अ रॉन्ग सोल्यूशन? इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग सोल्यूशन। नंबर 1, व्हाई मदर इज वर्किंग, व्हाई इज शी वर्किंग? हमारी व्यवस्था में जो बचपन से है कि पिता पैसे कमाते हैं, माँ घर की रक्षा करती है, बच्चे पलते मुड़ते हैं। माँ क्यों कमाने जा रही है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अपनी चादर बहुत फैला ली है। अब कंटेनमेंट का जो मैंने वर्ड यूज़ किया है कि घड़ी 200 रुपये की भी आती है, 2 लाख रुपए की भी आती है, बट टाइम तो वही बताती है। 3 इडियट्स का डायलॉग है। तो क्या ज़रूरत थी इतना 2 लाख का खर्च करने की? वाई डू यू, इंस्टेड ऑफ दैट मनी यू शुड हैव स्पेंडेड ऑन योर चाइल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि आप एक दिन बूढ़े होगे और आप चाहोगे कि आपका बच्चा टेक केयर करे, वो नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको शिक्षा नहीं दी। ये लॉस आई थिंक एक सर्टेन टाइम के बाद ही दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा बिल्कुल शुरू में। आप तो इस वक्त जीवन में बिल्कुल प्रसन्न हो, उस टाइम पे तो आप अभी बहुत एंजॉय कर रहे हो, यू आर फुटिंग स्टेप आउट। बच्चा जो अकेले रह रहा है ना घर में, वो बहुत डेंजरस हो रहा है, एब्सोल्युटली वेरी डेंजरस। ही इज, nobody is there to check and balance. He is watching porns, he is doing something nonsense, his friends and unwanted, consuming alcohol, consuming beer, डैडी मम्मी के शाम तक पार्टीज, वेस्टर्न इतना हो रहा है कि जो वैल्यू सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि दोनों मम्मी डैडी कमा रहे हैं और जब वो शिकायत करता है तो पैसे दे के उसका मुंह बंद कर देते हैं। और इसमें एक और चीज़ आती है कि लाइक जो वुमेन है इंडिया की, दे हैव ग्रोन सीइंग देयर मदर्स रोटी बनाते हुए, और एक वहाँ पे ना एक वो भी आता है कि मम्मा ने मेरे को इतना पढ़ाया क्यों, जब मेरे को भी यही काम करना था। वाई माई इंडिविजुअलिटी इज़ नॉट सीन। और आई थिंक हमारा जो समाज है सर, वो उनको ही, ब्रेड अर्नर्स को ही मानता है कि सबसे पावरफुल यही हैं, इन्हीं की तारीफ होती है। I think we should start appreciating a housewife. It's happening. Because appreciation is something which we are losing. Exactly. And that is the reason these women are going out, stepping forward, कि हमें भी वो चीज़ मिले। We are not into the money वाला thing. आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। But we have seen कि हमारी मम्मा ऐसे कर रही थी। Now we are into it. जो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि हमको पढ़ाया क्यों, पढ़ाई का ताल्लुक पैसे कमाने से नहीं है।
सर ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज अ वेरी मतलब ये बच्चे से दिमाग में बैठ जाता है कि मनी अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस एब्सोल्युटली, कि आप ये अर्न कर रहे हो इसलिए अर्न कर रहे हो ताकि तुम कल को एक कार अफोर्ड कर पाओ, एक घर अफोर्ड कर पाओ, तुम्हारे घर में बीवी आएगी उसको अफोर्ड कर पाओ। सो मनी इज लाइक इट्स इम्पोर्टेंट, बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नीड पहले मतलब जैसे था कि जो एक 60-70s की थ्योरी थी, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड है अगर देखा जाए। ये नीड कब कन्वर्ट हो जाती है डिज़ायर में कि मकान आलीशान, स्विमिंग पूल, ये वो एवरीथिंग, फिर वो डिमांड में हो जाती है। तो हमने अपनी मुश्किल खुद अपने लिए पैदा की है, और अपने लिए नहीं, लास्ट जनरेशन के लिए भी, अपने लिए भी, और आने वाली जनरेशन के लिए भी। व्हाट लीगेसी यू आर लीविंग फॉर योर चाइल्ड, क्या छोड़ के जा रहे हो, ये दौलत या वैल्यूज़, ऑनेस्टी, एथिक्स, मॉरल, करेज, वो छोड़ के जाना चाहिए। ये तो वो खुद भी कमा लेगा अगर उसके पास राइट मॉरल वैल्यूज़ होंगी, तो जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। ट्रू। सर आपने बहुत सारी कंट्रीज़ ट्रैवल की है और मेरे को लगता है उनमें से कुछ आपकी फेवरेट होंगी। जी जी जी, है ना, कल्चर को लेकर या जी, बाकी जी, सारी चीज़ों को। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो आपने ट्रैवल किया और आपको वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगा एंड यू वांट दैट थिंग टू बी अडॉप्टेड इन इंडिया? इन इंडिया। सिंगापुर। ब्यूटीफुल प्लेस, रोड्स क्लीन, कार्स क्लीन, एवरीथिंग। जब मैं पहुंचा था तो मैंने होटल में चेक इन करते ही रिसेप्शन पे बोला कि जस्ट सेंड मी 2 मिनरल बॉटल्स। तो रिसेप्शन ने कहा व्हाट फॉर? तो मुझे गुस्सा भी आ गया, ऑब्वियसली फॉर ड्रिंकिंग। तो कहती है इन सिंगापुर ओपन एनी टैप इट्स ड्रिंकेबल वाटर। I was shocked. I said, sure. बोली any tap in Singapore open, it's drinkable water. But still I'm sending 2 bottles as complimentary. Okay. I said, then don't send it, please. Okay. This was the first thing. Second thing was corruption. Okay. I was sitting in a restaurant eating with एक आदमी के साथ मैं खा रहा था, तो डिस्कशन ऐसे ही बात कर रहे थे, ही वॉज सिंगापुरियन। तो बात हो रहा था कि करप्शन पूरी दुनिया में है, ये वो। तो इन द एंड आया इंडिया सिंगापुर में। तो दैट डे मेरे को लर्न किया एक चीज़ कि उसने कहा, हमने कहा सिंगापुर में भी करप्शन होगा। बोला मैंने तो नहीं किया लेकिन हो भी सकता है। पर मैं एग्जाम्पल दूंगा कि सिंगापुर में अगर आप 2 व्हीलर का लाइसेंस लेने जाओगे तो वो आपको लाइसेंस फ्री दे देगा ऐसे ही। अच्छा, ओके। लेकिन आप 4 व्हीलर का मांगोगे 2 व्हीलर के उस पे, तो वो थोड़ा सा पैसा मांगेगा आपसे। इंडिया पे तो सब कागज पूरे रेडी हैं, 2 व्हीलर का मांगना है, 2 व्हीलर में देने के लिए भी उसको पैसा चाहिए। कर्तव्य करने के लिए पैसा नहीं होना चाहिए, कर्तव्य लांघने के लिए पैसा होना चाहिए। दैट इज सिंगापुर। और तीसरी चीज़ है कि सिंगापुर में मेरे को 2 ही मौसम, उसने पूछा, मैंने कहा कितने वेदर होते हैं? बोले 2 वेदर्स ओनली। ओनली 2 वेदर्स। वन इज रेनिंग and the other is extremely raining. क्योंकि कोस्टल एरिया है, either it is raining or it is extremely raining. तो मैंने कहा ओके। ये 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। गुड पीपल, ऑनेस्ट पीपल, टैक्सी ड्राइवर, शॉपकीपर, सब ईमानदार हैं। कोई आपको मतलब आपको उनकी बातचीत से अगर आपको ज़िंदगी की सालियत मालूम है तो आप समझ आते हैं दुकानदार मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है। वो क्लियरली बोलेंगे सर वी हैव गॉट 1 प्राइस शॉप, ये है, दिस इज। एंड आई थिंक उनका ये रीज़न रहा होगा कि जो प्रिमिटिव एजुकेशन जो स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं स्कूल भी गया था सिंगापुर के, कुछ स्कूल मेरे को विजिट करने तक गया था। तो उनका जो कल्चर है वो थोड़ा जापानीज की तरह है। वो नमस्ते नहीं करते, वो ऐसे झुकते हैं हाफ। अच्छा, ओके। वो थोड़ा झुकते हैं, बाव करते हैं जैसे होता है। वो कल्चर बच्चों में बहुत अच्छा है। और बच्चे जब क्लास में आएंगे तो बहुत हंसते हुए आएंगे, डांस करते हुए। हमारे तो डर के आ रहा है ना, डर नहीं होता है बच्चों का। ये चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो सिंगापुर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो जिनको मैं बोलूँगा, अफ्रीका में मैंने बहुत दिन बिताए हैं, इसलिए मेरा फर्स्ट लव अफ्रीका है। तो आई लव अफ्रीकन्स, दे आर वेरी नाइस पीपल। बाकी अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप सब एक से ही हैं, वो सब एक ही हैं, गोरी चमड़ी वाले, दे आर नॉट। बट अफ्रीका इज रियली आई, एंड सिंगापुर इज माय फेवरेट कंट्री। दैट इज इट। एंड यू बीइंग एन ऑथर, आप एक ऑथर भी हैं। 3 किताबें। तो आप अपने सब्जेक्ट्स कैसे चूज करते हैं? तीनों मैंने किताबें जो लिखी हैं वो तीनों मुख्तलिफ हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हैं। एक किताब का नाम है आर्ट ऑफ एक्सीलेंस, वो टोटल सॉफ्ट स्किल्स पर है। अच्छा। उसमें 32 हैं। I'll get a copy. Yes, I'll come send you. सेकंड है
डीमिस्टिफिकेशन ऑफ आरएसएस। जो आरएसएस के बारे में चीज़ें हैं नहीं वो उसमें हैं, बताई हैं कि जो लोग समझते हो वो नहीं है। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ नहीं की लेकिन प्रिंट कराई है, सनातन वर्सेस इस्लाम, कंट्रोवर्शियल हॉट टॉपिक है नो। मैंने ना इस्लाम की बुराई की है ना सनातन की तारीफ की है। मैंने बहुत क्लियर आपको दिया है कि देखिए, मैं एग्जाम्पल भी कहता हूँ कि ये 3 ऑथर्स हैं। मैं इस विषय पे कभी बाद में बात करूँगा बिल्कुल कभी भी, लेकिन यस ऑथर मैं अपने अब जो चौथी लिख रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट किताब है। तो 4 किताबें मेरी होने जा रही हैं, डिफरेंट जॉनर्स पर हैं, आपस में एक नहीं है। मुझसे अभी कार्तिक वॉज आस्किंग कि सर आपने बायोग्राफी क्यों नहीं लिखी। मैंने कहा यार मेरे से काबिल लोगों ने लिख दिया, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा लोगों ने लिखी है, तो बायोग्राफी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप न्यूयॉर्क में जाएंगी तो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के बाहर गांधी जी की मूर्ति है, तो वहाँ पे जो मूर्ति के नीचे एक लाइन है बहुत अच्छी है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। And you follow that philosophy, I think, है ना? Two part of it, because somewhere I have differences with Gandhi also, but to certain parts I agree that I agree with this philosophy कि मेरा जीवन ऐसा जीवन व्यतीत करो कि वो सबको लगे एक संदेश है। Very beautiful. That इसलिए मेरे को that is it। तो 3 किताबें हैं, चौथी आ रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एनीथिंग यू वांट टू। ओके, द थिंग इज कि आप फिल्म की क्रिटिक वगैरह भी, यू आर अ फिल्म क्रिटिक एज वेल, तो रीसेंट में कोई ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो या उससे कुछ मैसेज आप डिराइव करना चाहते हो, या कोई बहुत ही बेकार लगी हो समथिंग, मतलब एक्सट्रीम में कुछ बहुत अच्छी या कुछ बहुत बेकार? ओके, वेरी गुड। सी, पिक्चर देखते वक्त पहले मेरा जो मैं पिक्चर देखने जाता था, मैं देखने जाता था एज एन ऑडियंस। मैंने कोविड में फिल्म डायरेक्शन का एक कोर्स किया नीतीश तिवारी से, जिन्होंने दंगल और छिछोरे बनाई थी। अच्छा, ओके। तो अब कोविड में कुछ कर नहीं सकते थे तो उन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया, तो मैंने पूरा डायरेक्टर का एज अ डायरेक्टर कोर्स पूरा वो किया और सर्टिफिकेट भी आया मेरे पास, उनकी वीडियोस भी आए। तो अब जब मैं फिल्म देखता हूँ तो एज डायरेक्टर देखता हूँ, आई डोंट सी एज एन ऑडियंस। सो दैट पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड, दैट इज इट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दंगल वॉज गुड, 3 इडियट वॉज गुड एज अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आप देखें तो आप इंडिया में जो अच्छे एक्टर्स जिन्होंने अच्छी फिल्में की हैं उनमें से इरफान खान को मैं बहुत मानता हूँ। उन्होंने सारे जॉनर्स के अलग किए हैं, चाहे आप कोई भी देख लीजिए उनकी फिल्म बिल्कुल जिसे मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में एक्चुअल में दिलीप कुमार के बाद कोई एक्टर आया तो वो इरफान खान आया है। जबकि मैं 60 ईयर्स से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा हूँ, दिलीप कुमार के बाद अगर कोई हिंदुस्तान ने एक एक्टर प्रोड्यूस किया है दैट इज इरफान खान। क्योंकि एक्टिंग के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, एक्टिंग शुड नॉट बी एक्टिंग, इट शुड बी एक्चुअल व्हाट यू आर, यू हैव टू गो इनटू दैट कैरेक्टर। अगर आप किसान हो तो किसान बन जाओ। तो इरफान खान मुझे अच्छे लगे, उनकी सब फिल्में मैं देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ये इन्होंने क्या कहा, ये डायरेक्टर का कैसा एंगल था, यहाँ पे क्या चीज़ रही है। तो आई लाइक इरफान खान, उनकी सब फिल्में अच्छी हैं। और आजकल जो एक नए कैरेक्टर जिनको मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, के मेनन है। के मेनन, ही इज अ वेरी फाइन एक्टर, वेरी फाइन एक्टर। आपने अगर एक फिल्म आई है शौर्य देखी होगी, उसमें एक सीन है जो 12 मिनट का है और वो वन कैमरे में वो 12 मिनट तक धारा प्रवाह बोले हैं विद एक्सप्रेशन विद डायलॉग, एक जगह भी रीटेक नहीं। वो बहुत डिफिकल्ट सीन है। अच्छा, क्योंकि उस सीन में वो बता ये रहे हैं कि थोड़ा सा कम्युनिज्म पॉइंट से, लेकिन वो जो गुस्सा ला रहे हैं धीरे धीरे एंड में वो बर्स्ट आउट होता है। उस पर्टिकुलर सीन को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये 12 मिनट में जो काम किया है इन्होंने वो बहुत डिफिकल्ट है। आदमी 3 मिनट नहीं बोल सकता धारा प्रवाह, बहुत मुश्किल है। मोनोलॉग्स आर वैसे ही वेरी डिफिकल्ट। वो उन्होंने बोला है जो, तो के मेनन इज़ वेरी गुड। आई हैव रिसेंटली सीन हिज न्यू, अभी जो रिलीज हुई है स्पेशल ऑप्स सेकंड। यस, स्टोरी इज क्वाइट रिपीटिशन वही है, लेकिन के मेनन इज अ अपकमिंग वेरी गुड एक्टर। बाकी ये खान्स और इन सबको मैं टाइम पास मानता हूँ, ये सब एंटरटेनर्स हैं, दे आर नॉट एक्टर्स। एंटरटेनर तो सही, वो कपिल शर्मा भी है, हाँ वो कपिल शर्मा भी है, बट एक्टर किसी एंगल से नहीं है। ओके, सो एक्टर और एंटरटेनर में, आई मीन एक्टर में आपको वाटर की तरह आई थिंक होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो इनटू दैट कैरेक्टर।
आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको महसूस नहीं होगा अंदर से कि आप डॉक्टर हो, आप एक्टिंग कर ही नहीं पाओगे, वो कैमरा पकड़ लेगा। इमोशंस को जितना अच्छा कैमरा पकड़ सकता है उतना अच्छा डायरेक्टर नहीं कर पाएगा। Such a multifaceted personality you are. I mean, truly speaking, आपका TEDx का भी एक एक्सपीरियंस है, which I would like to highlight. आपका एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा था? उन्होंने मुझे 12 मिनट दिए थे और फिर ऑडियंस रिक्वेस्ट पे वो 15 हो गए, फिर 18 हो गए, फिर वो 22 मिनट हो गए। सर वहाँ पे आपने काउंसलिंग के नहीं, वहाँ पे मैं एक्सटेम्पोर बोला था, जो मेरे मन में आया था मैं धारा प्रवाह बोलता गया था, लेकिन ऑडियंस को लगा था कि देखिए क्या होता है व्हेन यू आर स्पीकिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स ट्रेन भी करता हूँ कि तुम वो मत बोलो जो तुम बोलना चाहते हो, तुम वो बोलो जो ऑडियंस सुनना चाहती है, कनेक्शन फौरन हो जाएगा। ऑडियंस जो सुनना चाहती है अगर तुमने वो समझ लिया तो तुमसे वो फौरन कनेक्ट हो जाएगी, वरना तुम चाहे रामायण महाभारत शायरी गाना गज़ल का वो कनेक्ट नहीं होगी। तो TEDx की ऑडियंस कैसी आती है? सिलेक्टिव ऑडियंस होती है? सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिव होती है। अच्छा, दे आर सिलेक्टिव ऑडियंस। सिलेक्टिव होती है। और सिलेक्टिव ऑडियंस में आई थिंक सारे एरिया सारे ही होते हैं, मिडिल एज भी होते हैं, यंग भी होते हैं, माइंड्स भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एंड हाउ टू पुट अ टॉपिक ओवर देयर? अरे एक्सटेम्पोर आप किसी भी चीज़ पे बोलना शुरू कर दीजिए, मतलब इफ़ यू आर वेरी क्लियर दे विल गिव यू 12 मिनट्स इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, देयर इज नो क्वेश्चन, there is no question answer, there is no interview, there is no podcast, you have got stage, आप माइक आपके लगा होगा, आप बोलना शुरू कर दीजिए और बोलते जाइए जिस टॉपिक पे भी आपको है, रिलीजन है, स्पोर्ट्स है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, सिंगिंग है। बट अगर आप मास्टर नहीं हो उस सब्जेक्ट के तो फिर आपको लगेगा मैं खाम बोल रहा हूँ, मुझे आता नहीं है इसके बारे में कुछ ज़्यादा। एक्चुअली मैंने सर एक देखा था, एक बहुत छोटी सी 6 साल की बच्ची थी, उसका मैंने देखा था, शी स्पोक अबाउट पेरेंटिंग विद अ चाइल्ड, इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हाउ इट इज़ डन। वो अब जैसे आजकल आप देखती होंगी चैनल्स पे बहुत यंग बच्चे बहुत पुराने गाने गा रहे हैं। हाँ जी, देखा, छोटे छोटे से बच्चे कि इतना क्लासिकल अपबीट सरगम हाई एंड लो ले जाना आवाज़ को, बिल्कुल। तो इसको गॉड गिवन गिफ्ट है, ये गॉड गिवन गिफ्ट है। थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, फिनिशिंग दी, वो निकल आया बाहर। भगवान ने हर एक को टैलेंट दिया है कुछ ना कुछ, या तो खुद निकालो या फिर कोच निकाल के देगा, कोच निकाल के देगा आपको। इंसान को खुद नहीं मालूम होता है, क्योंकि मैं मजाक में कभी कभी कहता हूँ कि हम लोग हनुमान जी के वंशज हैं जिन्हें अपनी ताकत पे पता ही नहीं है। फिर जब उनको जगाया जाए तो फिर वो लंका 1 स्ट्रोक में क्रॉस कर जाते हैं। जी। आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी भी आपको याद है, या कुछ ऐसा हिट किया हो आपको कि आई वाज डूइंग रॉन्ग, नाउ लेट्स करेक्ट इट? ओके, एक याद आ गया है एकदम से ऑफसेट, आपने पूछा फ्लैशबैक में। हम ITC में थे, मार्केटिंग में थे, हम गोरखपुर से कानपुर आ रहे थे कार से। तो मैं और मेरा बॉस था और ड्राइवर था, वैन थी, वैन मारुति वैन उस ज़माने में। ये 20-22 साल पुरानी बात है। तो वी स्टार्टेड एट अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग। कार बहुत तेज़ जा रही थी, एक बच्चा क्रॉस कर रहा था, तो ऑल ऑफ सडन आया, कार ने उसको डैश मारा, बच्चा करीब 20 फीट दूर जाके गिरा और मारुति वैन ब्रेक दबाने के चक्कर में रोल आउट हो गई। और हम लोग बाहर आए, किसी को खुरेच नहीं आई, किसी को हम सब में से। तो हम लोग तो पहले खड़े हुए, गाड़ी को सीधा किया, फिर देखा कि वो बच्चे को भी जाके देखे, किसान लोग आए। तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा लेट्स रन, लेट्स रन, गाड़ी में बैठो भागो, नहीं तो ये हो जाएगा। तो हमको भी फर्स्ट अच्छा लगा कि चलो ये ठीक है। जैसे लेकिन हम चलने लगे, कुछ किसानों ने आके रोक लिया गाड़ी कि भाग क्यों रहे हो। और फिर वो तो उस बच्चे को वो गोदी में लाए तो उसका आधा ब्रेन खुल गया था, पूरा इधर बाहर था। एंड फर्स्ट देखने के बाद ये लग रहा था कि 20-25 मिनट में ही विल नॉट सर्वाइव, इतना ब्लड लॉस भी हो रहा था। ये इंसिडेंट ने मेरी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाला, इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि फिर गांव वालों ने कहा कि जब उन्होंने थोड़ा सा हम लोग को पीटा पाटा भी थोड़ा सा, क्योंकि गुस्से में थे। तो मेरे बॉस को सेंसिबिलिटी थी, उन्होंने कहा अगर हमको मारोगे तो ये बचेगा नहीं, इसको जल्दी से गाड़ी में डालो, हम लोग हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो जब हम लोग गाड़ी चलना शुरू की तो हम लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द प्लेस वी स्टार्टेड गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टर्ब थे हम लोग। अच्छा। बट मेरी सेंसिबिलिटी काम की, तो मैंने कहा सर वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, हम लोग अगर फैज़ाबाद साइड जाएंगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा, ये तो मर जाएगा, इसको हम लोग घुमा लेते हैं, गोरखपुर चलते हैं। तो गोरखपुर में आए तो मेरा बॉस इस बात से बहुत गुस्से हो गए थे। एंड ही ड्रॉप्ड मी एट दी हॉस्पिटल, बच्चे को उतारा, मुझे उतारा, एंड ही सैट विद द ड्राइवर एंड ही वेंट टू होटल, चेकड इन एंड स्टार्टेड रिलैक्सिंग।
अब मैं डिस्टर्ब रहा, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया, उससे कुछ पैसे मंगवाए कि यार इसका इलाज के लिए मैं रहा। 4 साढ़े 4 बजे डॉक्टर ने आके बोला ही इज़ आउट ऑफ डेंजर एंड ही इज़ अलाइव। सुबह 8 बजे का एक्सीडेंट, शाम को 4 बजे वो बोल रहा है। तो मुझे बड़ी अच्छा लगा कि मतलब हमारे सुन के भी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने उनके हाथ में पैसे दिए, मैंने कहा ये लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका पूरा टेक केयर करेंगे, हम लोग यहाँ हैं, आपको कुछ हो तो इस होटल में ठहरे, आप आ जाए। बोला नहीं भाई साहब, बहुत जान बच गई, बच्चा आउट ऑफ डेंजर है, टाके वाके लगाए और ब्रेन बाहर नहीं आया था। 3 महीने बाद जब मैं निकला तो बच्चे से मिलने भी गया था, ही वॉज एल एंड आर्टी। यहाँ से जो इंसिडेंट शुरू होता है, मैं जब होटल पहुँचा तो मेरा बॉस वॉज ड्रिंकिंग एल्कोहल एट 4 o'clock एंड ही वॉज इन्जॉइंग। बोला ख़त्म हो गया ना, मैंने कहा था। तो वो ये मोमेंट यकीन नहीं करेंगी कि वो बॉस है मेरा। आई टुक आउट माई स्लीपर एंड आई थ्रो इट एट हिम। शर्म आनी चाहिए सर, आप शराब पी रहे हो और उसके लिए कह रहे हो ख़त्म हो गया, मुझे पता था। सर ही इज़ अलाइव। ख़त्म हो गई बात, चैप्टर क्लोज। हेड ऑफिस से फ़ोन आया, गाड़ी वहीं छोड़ो, ट्रेन पकड़ो, वापस आओ। हम लोग दिल्ली पहुँचे, वहाँ इंक्वायरी बैठी। गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, और मेरा जो बॉस था वो बदनाम था गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा। तो मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा सर ऐसा करिए, इनका नाम ले दीजिए तो मैं बच जाऊंगा। अच्छा। और आपसे इनका पंगा हो ही चुका है। अच्छा, ही वाज ओके। तो मन में तो आया बात सही है कि बॉस से भी स्कोर सेटल हो जाएगा और ड्राइवर भी बच जाएगा, लेकिन अंतरात्मा ने कहा नहीं, जो रियलिटी है वही बतानी है। तो मैंने ये बताया नहीं सर, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, गलती ड्राइवर की नहीं थी, बच्चा आ गया था और फिर ये एक्सीडेंट हुआ था, ये हुआ। तो फिर फिलहाल ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ, बॉस को भी नहीं हुआ, ये हुआ। 2 साल बाद मेरा प्रमोशन हो गया, बस वहीं का वहीं अटका रहा, मैं उसका बॉस बन के भोपाल पहुंचा। मैंने कहा विजीत हाउ आर यू? अनुराग यू गॉट प्रमोशन? हमने कहा यस सर आई गॉट प्रमोशन एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम योर बॉस। तो बोलता दैट डे आई रिमेंबर यू थ्रू मी द स्लीपर्स। मैंने कहा मैंने उस वक्त चप्पल मारी थी, अब अगर कोई गलती की मेरे टेनर में तो कि जूते मारूंगा, इसलिए गलती मत करना प्लीज़। उस दिन के बाद से मैं अपनी नज़रों में एक अच्छा इंसान हो गया हूँ और मैं चाहूँगा तुम भी वही रहो। तो हम लोग का टेनर अच्छा भी था। तो वो इंसिडेंट आज तक है कि आई हैड द करेज और वो बच्चे की जान बची। 3 महीने बाद फिर मैं जब टूर पे गया था उसी एरिया में गोरखपुर साइड, तो मैंने जाके उस गाँव में रुका तो किसान लोग बड़े खुश हुए, आए, बोले लाए ये देखिए खेल रहा है। तो मुझे उस दिन लगा मेरे ऊपर अनजाने में भी हत्या नहीं लगी, अनजाने में। वो एक इंसिडेंट था। थैंक यू। With this, I think we'll close the session. Yes, बहुत हाँ जी है ना? जी। And अगर आपको भी काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अनुराग सर। नहीं, पहले इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए फिर मेरे पास। Please contact him. I think you'll give the number below, and he is there to counsel you all. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.